नमस्कार। भारत एक भयानक आर्थिक तबाही में फंसने जा रहा है। ऐसा आर्थिक बवंडर, ऐसा बरमूडा ट्रायंगल कि कहीं यह इस देश की जहाज रूपी अर्थव्यवस्था को डुबा न दे और 140 करोड़ जनता एक ऐसे जंजाल में, एक ऐसे मुसीबत में फंस जाए जिसका आभास अभी आम लोगों को नहीं है। भारत तेजी से उस बवंडर में फंसने जा रहा है जो अब दिखने लगा है और उसकी आहट कुछ लोग सुनने लगे हैं। मैं ये बात किसी फिल्म की कहानी की तरह नहीं, किसी ख्याली पुलाव की तरह नहीं और किसी सनसनीखेज चीज़ों को वायरल कर देने के उद्देश्य जैसा लोग करते हैं नहीं बता रहा। मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 30 साल 40 साल लगे, हमने इस समाज को ऐसा निठल्ला बनाया, आम जनमानस को ऐसी वाहियात शिक्षा दी, इतना खराब तरीके से उसको एडुकेट किया कि 90-95% को देश की अर्थव्यवस्था, आने वाली कठिनाई, इन सबों की समझ ही नहीं हुई। यद्यपि आपको समझ न भी हो तो आप उसके इम्पैक्ट से, उसके प्रभाव से बच नहीं सकते हैं। ठीक वैसा ही कि कोई व्यक्ति यदि यह नहीं जानता हो कि सांप काटने से मर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सांप काटेगा तो वो नहीं मरेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। ठीक उसी प्रकार से ये विगत 3-4 दशकों में भारतीय जनमानस, आम लोगों को हम लोगों ने आर्थिक और वित्तीय शिक्षा से महरूम कर दिया और किसी को इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी समझ लेते हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो खाड़ी युद्ध के कारण, गैस महंगा हो रहा है तो गैस की किल्लत हो गई, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान का कब्जा हो गया इसलिए शॉर्टेज हो गया, मोदी जी मंगवा रहे हैं जहाज़ से। और जैसा ये नमूना मीडिया है, जैसा ये गोदी मीडिया है, ये बाई एंड लार्ज सबके राज में था। एक समय दूरदर्शन को कहा जाता था इंदिरा दर्शन, तो ये सब लोग अपने ढंग से करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अब मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया है। मैं आज आपसे कुछ बिंदुवार बात करता हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ कि ये प्योर इकोनॉमिक्स है, प्योर अर्थव्यवस्था की बात है, लेकिन हम आम आदमी को अवेयर करने के उद्देश्य ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि इसको आप ध्यान से सुने। 20-25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इसको सुनिए ज़रूर, क्योंकि मैंने बताया ना कि यदि किसी को ये नहीं मालूम हो कि जहर खा लेने से उसकी मृत्यु होती है तो वो जहर खा लेगा तो वो नहीं मरेगा, मरेगा वो भी। 3 सबसे डेंजरस एजेंट हैं। देयर आर 3 डेंजरस एजेंट्स फॉर दिस सिचुएशन। ये जो कारण डेवलप किए हैं अभी विगत 10-12 सालों में, खास करके मोदी के रिजिम में, मोदी के कार्यकाल में जो 11-12 साल का होने जा रहा है, इसमें 3 महत्वपूर्ण कारक को पहला समझ लीजिए। पहला सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी, और दूसरा इसी का पक्ष, यानी पहले कारण में ये 2 अवयव हैं, भाजपा और विपक्ष, मुख्य रूप से कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गवर्नमेंट इस आर्थिक सुनामी से, इस आर्थिक तूफान से, एक आर्थिक मुसीबत से बाकायदा जान रहा है, उसके पास इसकी जानकारी है, बाकायदा उसको यह समझ है कि ये हो रहा है। लेकिन ये उसी पक्षी की तरह, जैसे एक पक्षी होता है जो अपना मुड़ी बालू में और सिर ऊपर कर देता है कि आसमान गिरेगा तो मेरे पैर पर आ जाएगा, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की गवर्नमेंट और इसके जो तमाम अधिकतर जो जोकर मिनिस्टर्स हैं, इन लोगों ने ये समझ रखा है कि अगर हम आर्थिक बवंडर की, आर्थिक आंधी की बात ही नहीं करेंगे तो चलेगा। दूसरा, कांग्रेस, विपक्ष हिंदुस्तान में और हमारे स्टेट बिहार में भी ये मिजरेबली फेल किया है। और कांग्रेस के नीतियों ने और उसके लीडरशिप ने, राहुल गांधी इज़ ए वेरी गुड मैन बट ही इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू अटैक बीजेपी अप टू द स्केल विच इज़ रिक्वायर्ड। उसको रोकने के लिए कांग्रेस में अब वो कुव्वत नहीं है, और चूंकि गांधी नेहरू में सिमटा हुआ है नेतृत्व, नए रक्त का प्रवाह कांग्रेस में खत्म हो गया, तो इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि इस देश में अब लगभग सिंगल पार्टी रूल की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो लोग यह सोचकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि अब पूरे देश में सब जगह भाजपा का ही तिरंगा, भाजपा का ही झंडा फहरेगा,
केसरिया फहरेगा, भगवा फहरेगा, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और खास करके बंगाल के चुनाव के बाद भाजपा इतना आत्ममुग्ध हो गई है कि उसको लगता है कि वो तो बस टाइटैनिक जहाज है, उसको कौन डुबाएगा। आपको याद होगा टाइटैनिक फिल्म की जो जहाज है, वो सच्ची घटना है। वो जो आइसबर्ग था, बर्फ का पहाड़ जो समुद्र के नीचे रहता है, थोड़ा सा दिखाई देता है, उसको नज़रअंदाज किया या जब तक समझ पाता वो उससे टकरा गया और वो टाइटैनिक डूब गया। तो ये पहला एजेंट बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है। दूसरा एजेंट इस देश में बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज और बिग बिजनेसमैन, स्पेशली अंबानी और उससे ज़्यादा खतरनाक अडानी है। मोटे तौर पर ये जानकारी लेना बड़ा मुश्किल है कि अडानी का नेटवर्थ कितना है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया तो पाया कि ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स वगैरह का जब हम स्टडी किए तो वहाँ की लगभग 90 से 120 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ है अडानी के पास। अकेले हिंदुस्तान में लगभग 10.5 लाख करोड़ का इसका नेटवर्थ हो सकता है और उसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कर्जे हैं। ये जो आंकड़े उपलब्ध हैं, हालांकि ये बहुत ऑथेंटिक नहीं हो सकता। खतरनाक स्थिति ये है कि जिस तरीके से अडानी के साथ मोदी सरकार बेशर्मी से लोक लज्जा और हया को बेचकर खड़ी है, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अडानी का अघोषित डिपार्टमेंट बना दिया है, तो लास्ट 5-7 साल में अडानी 9-10 साल में अडानी ने इस देश के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को रुला करके ज़बरदस्ती ले लिया है। हमारे एक मित्र हैं जो वे बैक कभी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते थे, उनका नाम लेना और उस कंपनी का भी नाम लेना उचित नहीं है, और बड़े जानकार हैं, सिविल सर्विसेज की भी तैयारी किए, कॉरपोरेट लेवल पर बड़े पद पर रहे। नाउ ही हैज टेकन हिज VRS। उन्होंने बताया कि 2020-21 में जब कोविड चल रहा था तो मुंबई और नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है GVK, मैं इसको आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जिस व्यक्ति का था। आप अपने याददाश्त पर दबाव डालिए और पाइएगा कि कोविड के दरमियान जब चारों तरफ लॉकडाउन था तो इस मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट्स के मालिक डॉक्टर GVK रेड्डी, ये फाउंडर भी थे और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी थे। उसके बाद GV संजीवा रेड्डी। मेरे उस दोस्त ने बताया कि आप यूँ समझिए कि जब कोविड में लॉकडाउन था तो उस वक़्त इसके तमाम ठिकानों पर ताबड़तोड़ एग्जीक्यूटिव ईडी की छापेमारी चल रही थी। इस GVK के मालिक को मजबूर कर दिया कि आप अपना एयरपोर्ट अडानी के हाथों बेच दें, जबकि अडानी के पास एयरपोर्ट को रन करने का कोई न तो अनुभव था और न ही उसके पास कोई लॉजिस्टिक्स था। कहते हैं कि ये औने पौने दाम में उससे खरीद लिया, एक्विजिशन कर लिया बिजनेस की भाषा में अडानी ने, और रो कर वो व्यक्ति मजबूर हो गया इसको देने के लिए। कई एक नाम आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एसेट, SB सिनर्जी, अंबुजा सीमेंट और होलसिम सीमेंट। होलसिम जो है बेसिकली एक बाहर की कंपनी है, तो उसको अंबुजा सीमेंट को इसी तरीके से डरा धमका कर ले लिया। NDTV आपको पता ही है, डॉक्टर प्रणव राय का NDTV, एक तरह से रंगदारी करके, माने इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वे बैक बिहार में बिजनेसमैन से कट्टा सटाकर, रिवॉल्वर सटाकर, धमकी देकर उसका पैसा छीन लिया जाता था, तो एक तरह से ये कॉरपोरेट गुंडागर्दी के तहत अडानी ने इन सबको ले लिया। सांघी इंडस्ट्रीज, पेना सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, गोपालपुर पोर्ट, कराकल पोर्ट, ये JP ग्रुप है। जो कितने एक्विजिशंस हुए हैं कि मैं अगर नाम गिनाना शुरू कर दूं तो आप परेशान हो जाइएगा। तो ये जो दूसरा एजेंट है इस देश में बिग बिजनेस हाउसेस ने, इसने इस देश में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जिसको बोलते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस माहौल को ही खत्म कर दिया। कोई डर से यहाँ खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स या इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता है, स्पेशली उस एरिया में जिस एरिया में अडानी अब घुस गया। अडानी पावर का किंग बनना चाहता है, अडानी सीमेंट का किंग बनना चाहता है, पोर्ट का किंग बन ही गया, एनर्जी का बन ही गया, और इसके लिए
मोदी जी खुलकर बैटिंग करते हैं और मोदी जी के आदेश पर ईडी। अभी आप देख रहे होंगे वेदांता ग्रुप में जो उसके मालिक हैं अनिल अग्रवाल, उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। अब कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ या करवाया कि मुझे नहीं मालूम। उसके बाद उनके यहाँ कुछ कुछ मामलों में FIR किया गया, उसको डराने धमकाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब आप देख लीजिएगा 6 महीना साल भर होते होते अनिल अग्रवाल की कंपनी को अडानी वैसे ही लूट लेगा जबरदस्ती, जैसे ट्रेन रोक करके यात्री को लोग लूट लेता है। तो इसने क्या किया है कि इस देश में बिजनेस के माहौल को खराब कर दिया है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर पूंजी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम लगाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो गुजरात के दोनों अडानी और अंबानी हैं, इन पर मोदी बाबा का वैसे ही कृपा बरस रहा है जैसे निर्मल बाबा का वसूल कृपा बरसता है। तो इनका कृपा बरसने के कारण यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल और बिजनेस का माहौल खराब हो गया है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत नीचे जा रहा है, एक तरह से इस मार्केट में स्लम्प है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ कि कैसे रसिया से सस्ता तेल मंगाकर अडानी को फायदा पहुँचाया गया। तो ये सब लोग जग जाहिर है और उस सब का बोझ इस देश का टैक्स पेयर वसूलता है। और तीसरा जो कारण है इस आर्थिक सुनामी का वो है डीप स्टेट। डीप स्टेट जो लोग नहीं समझते उनको हम बता देते हैं, वैसा देश जो बढ़ रहे या पोटेंशियल थ्रेट बनने वाले देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करता है और उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये जो डीप स्टेट है, यह वो अभी की तारीख में सबसे बड़ा डीप स्टेट तो स्वयं US, यूरोप के भी, और चाइना है डीप स्टेट। अभी बांग्लादेश में जो खेल हुआ उसमें US का स्पष्ट रूप से हाथ था, डीप स्टेट। तो ये डीप स्टेट यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी कंट्रोल करती है और कांग्रेस को भी कंट्रोल करती है टू लार्ज एक्सटेंट। अब आप देखें कि कैसे ये जेफरी एप्स्टीन की फाइल का एक खेल चला, उसमें सब लोग बैकफुट पर आ गया। जॉर्ज सोरोस का नाम आते रहता है। अभी आपने देखा कि US ने कैसा एक तरफा रंगदारी वाला डील किया, कृषि का डील। अब आप सोच करके देखिए जब वो मटेरियलाइज होना शुरू हो जाएगा और अमेरिका से सस्ता, चूंकि हाईली सब्सिडाइज्ड वहाँ का कृषि है, तो अगर वहीं का गेहूं, वहीं का कपास, वहीं का ये सारा चीज आना शुरू कर देगा तो भारतीय किसान जो ऐसे ही मर रहा है वो और मर जाएगा, खत्म हो जाएगा भारतीय कृषि। तो ये डीप स्टेट का ये 3 चीज प्रमुख है जिसको समझना चाहिए आपको, जिसके कारण आर्थिक सुनामी आ रही है। अब मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूँ। 2014 में, याद कीजिए 2014 मनमोहन सिंह का अंतिम कार्यकाल था, 9वां स्थान रखता था GDP के ग्रोथ के मामले में। 2014 जो मनमोहन सिंह का अंतिम साल था कार्यकाल, वहां पर कैपिटा ग्रोथ GDP का, इसका मतलब हुआ कि प्रति व्यक्ति आय में जो ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से 9वें पोजीशन पर था भारत, और अभी ये घसक करके 16वें पोजीशन पर आ गया। यानी प्रति व्यक्ति आय जिस रफ्तार से 14 में बढ़ रही थी वो पूरे दुनिया में 9वां पोजीशन था, अभी घट करके वो 16वां पोजीशन है। इसलिए मैंने एक बार वीडियो में बताया था, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब पेरिस की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इस देश का लगभग 60 से 65% धन जो है वह 40% लोगों के हाथ में है, और उसमें भी जो सबसे अमीर 10% है उसके हाथ में लगभग 40% है। यानी देश का 90% आदमी के पास मुश्किल से 60% का वेल्थ है। तो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय में हम कहाँ खड़े हैं। मजेदार बात यह है कि 2026 में अभी प्रति व्यक्ति आय में जो ग्रोथ हो रहा है उसमें दुनिया में सबसे 1 नंबर पर है बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर इथोपिया, यानी वहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है। आप सोच के देखिए, बांग्लादेश और इथोपिया। 2014 में यदि मुझे ठीक से याद हो तो एक बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त एक एजेंसी है, उसने 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था। कहा था कि 2014 में 5 जो दुनिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो टूट जाएगा, जैसे कांच उच का सामान जाता लिखा था फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर, तो वो 5 था। उस 5 में से 3 जो है 2026 में बाहर हो गया, लेकिन इंडिया अभी भी उसी में है, यानी फ्रेजाइल इकोनॉमी 26 में भी, 14 में भी था, 26 में भी। 14 में कौन कौन था? टर्की, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया। और तो टर्की, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया। आज 12 साल के बाद
टर्की और भारत छोड़ के बाकी सब इस फ्रेजाइल नेशन, फ्रेजाइल इकोनॉमी की कैटेगरी से बाहर हो गया, यानी उन लोग का ग्रोथ अच्छा होने लगा। रुपये का गिरावट, मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में यह गिरावट 62.33% हुआ है, जबकि मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल में यह गिरावट, रुपये का गिरावट डॉलर की तुलना में 31.65% था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट और जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब की स्थिति यहां पर खराब कर दी भाजपा वालों ने। इसके ऐसे ऐसे नमूने मंत्री हो रहे हैं। अच्छा, आपको बताते चलें कि इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा था, मुझे ठीक से याद है, तो 21 मई को सुजीत भल्ला ने वो लेख लिखा था। वो बहुत अच्छे बड़े अर्थशास्त्री हैं। उसका हेडिंग है बीजेपी इज विनिंग इलेक्शन बट लूजिंग इकोनॉमी। हमारे देश में 24/7 पॉलिटिक्स होता है। भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिएगा कि यह 12 महीना और 24 घंटा इलेक्शन के मोड में रहती है। इसका परिणाम क्या होता है कि पूरा पॉपुलिस्ट मेजर, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ये सब फैब्रिक को तबाह कर दिया। आप चिल्ला रहे हैं मोदी तेल बचाओ, ईंधन बचाओ, और तेल बचाने का, विदेश नहीं जाने का, सोना नहीं खरीदने का, गाड़ी पूल करने का जो अपील करने आए थे वो अपने 50 गाड़ी से आए थे। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ खुद अपने कंधे पर उठा रही है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे, जैसे पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। ऐसे ही अगर हम तेल खाना कम करें ना, देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाएं, आधी कर दें, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले, हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। इलेक्शन में तेल पानी की तरफ फुकाया। अभी भी इनके नेता लोग 50-50 गाड़ी, सभी नितिन नवीन का आ रहा है वीडियो, एक ये गए थे देहरादून 100 गाड़ी के काफिले से। तो यहाँ तो ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी ने सभी को लगा दिया। वो पंचायत का नेता से लेकर के मुख्यमंत्री तक और यूनियन मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक। तो अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पीएम के तेल बचत के संदेश को फॉलो करने के लिए मंत्री ने अजब कारनामा दिखा दिया है। बिहार के मंत्री संजय सिंह तेल बचाने के लिए ट्रेन से जमुई पहुंचे, लेकिन उनकी सरकारी गाड़ियां भी पटना से सड़क मार्ग के जरिए जमुई पहुंच गई।
अब तो सबसे डेंजरस बात यह है कि जब एक बार यह थ्योरी, यह मॉडल सफल हो गया कि लोगों को डायरेक्ट पैसा दे देने से हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो अब तो ये एक ट्रेंड बन गया। मैंने इस पर कई लोगों से बात की, उसमें अर्थशास्त्र के भी कुछ जानकार लोग थे, उनसे भी बात की, और मैंने उनसे पूछा कि साहब ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि स्थिति खराब हो रही है और हमको पैसा मिल रहा है। तो उसमें एक दो समाजशास्त्री ने बड़ी अच्छी बात की और उनके बाद से मैं कन्विंस हुआ। वो ये, उन्होंने कहा कि आम जनता में यह परसेप्शन है, और कुछ हद तक वो सही भी है, कि भाई 2013-14 में भी इकॉनमी ठीक था तो हमको क्या, बिना बेल पके तो कौआ बात के, अभी खराब है तो हमको क्या, लेकिन हमको तो कम से कम अभी 10,000 रुपया मिल रहा है ना, 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, तो हम इसी में खुश हैं। प्रशांत किशोर बिहार में 3 साल 4 साल से चिल्लाते रहे एजुकेट करने के लिए वोटर्स को कि भाई अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिए, पलायन रोकने के लिए वोट दीजिए। लेकिन वो एक कहावत है ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं लेकिन फिर फंसेंगे। तो इतिहास में इन चीज़ें, ऐसी चीज़ें दर्ज है कि धर्म का नशा, पैसे का नशा और नशे का नशा, ये तीनों बड़े पावरफुल टूल हैं जनता को गुमराह करने और उसको अपने बस में करने के लिए। और इसमें अगर कॉकटेल हो जाए, नहीं होता है कि विस्की, रम, बियर सब मिला जाए तो कॉकटेल हो जाए, उसका नशा बड़ा फैटल होता है। जो लोग नशा करते हैं वो बताते हैं। तो अगर धर्म, नशा का नशा और पैसे का नशा, ये तीनों नशा लगा दीजिए तो क्या होगा, तो वही होगा। अब आप सोच करके देखिए कि मैं एक बार मधुबनी गया था तो मैंने लोगों से पूछा कि मधुबनी का एमएलए कौन है, तो बोला हमको नहीं मालूम है। तो हमने कहा कि ये एमएलए है राष्ट्रीय लोक मोर्चा का। उनका इसका चुनाव चिन्ह क्या, बोला नहीं मालूम। मतलब प्रशांत किशोर ने एक अच्छी बात कही, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों से आज भी पूछ लीजिए कितने लोगों को पता है उसका चुनाव चिन्ह। फिर भी वो जीत गया। कैसे? 10,000 रुपया दिया, जीविका दीदी को बैठाया बूथ पर, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 20-25 हज़ार के आसपास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीविका दीदी हैं, और उस सब को 100% वोटिंग करा दिया। और परिणाम ये हुआ कि ऐसे लोग जीत गए। तो इसलिए कहता है मगही में कि कापर करूं सिंगार संयम और आन्हर। जब जनता ही समझने के लिए तैयार नहीं है तो हम और आप सोच कर चिल्लाकर क्या कीजिएगा। तो आपको लग रहा हो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो मैं यह काम इसलिए कर रहा हूँ, मैंने कई बार कहा कि जंगल में आग लगा तो जब कभी इतिहास लिखा जाएगा उस जले हुए जंगल का, तो उसमें एक पक्षी था जो अपने चोंच से बूंद बूंद करके पानी डाल रहा था। किसी ने पूछा कि तुम्हारे पानी डालने से आग बुझेगी क्या? उसने कहा कि उस इतिहास में, उस इतिहास के सफ़े में हम भागने वालों में नहीं बल्कि प्रयास करने वाले में अपना नाम दर्ज करना चाहता हूँ। मुझको नहीं मालूम है कि किसका नाम कहाँ दर्ज होगा, लेकिन मैं यह काम इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग समझें। एजुकेशन बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन एजुकेशन में भी फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इसको आम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और आंकड़े बताते हैं कि जिस देश, जिस राज्य, जिस समाज के लोग फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग होते हैं, आर्थिक चीज़ों को समझते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। कदाचित यही कारण है कि गुजरात के लोग कम भी पढ़े होते हैं, राजस्थान के लोग कम भी पढ़े होते हैं फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन वो इकोनॉमिक्स, वो फाइनेंस की भाषा समझते हैं, इसलिए वो बड़े व्यापारी हो जाते हैं। इस बात पर गौर करिएगा ज़रूर कि भारत रूपी एक जहाज, भारत का अर्थव्यवस्था रूपी एक जहाज बहुत तेज़ी से बरमूडा ट्रायंगल की ओर बढ़ रहा है, और अगर इसका कप्तान इस खतरे को नहीं पकड़ पाया तो इस जहाज का डूबना तय है। याद रखिए, जब जहाज डूबेगा कोई नहीं बचेगा, न हम और नहीं आप। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।